पश्चिम बंगाल चुनावों की, जहां इस बार बड़ी जीत के साथ कमल खिलता हुआ नजर आया और बीजेपी ने ममता बनर्जी की सभी कमजोर कड़ियों पर हार्ड हिट करते हुए नतीजे अपने हिसाब से अपने पक्ष में किए हैं। हर बार के मुकाबले इस बार हिंसा ना के बराबर नजर आई। हालांकि चुनाव प्रचार के दौरान सियासी घमासान भी हुआ। पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी का विजय रथ कुछ ऐसा आगे बढ़ा कि टीएमसी के दिग्गज एक के बाद एक कर शिकस्त खाते नजर आए। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि रिजल्ट आने के बाद पॉलिटिकल तूफान थम चुका है, तो आप गलत हैं, क्योंकि अब भी बैटल ऑफ बंगाल जारी है। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर निशाना साधा। उन्होंने यह दावा किया कि मैं चुनाव नहीं हारी हूं और अगर चुनाव हारी ही नहीं तो इस्तीफे का तो सवाल ही नहीं उठता। ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चैलेंज करते हुए कहा कि मेरे हारने का सबूत दीजिए और इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन को मेन विलन बताया ममता बनर्जी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या बंगाल में कोई संवैधानिक संकट यानी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस सामने खड़ा है? দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। নাও অলসো আই ওয়ান্ট টু সে দ্যাট we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. Officially they may, through election commission, can defeat us, but morally I am telling you that we won the election. दरअसल बंगाल में एक बड़ी जीत के बड़े मायने हैं। जैसा ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा भी किया था कि ये बंगाल में एक नए युग की शुरुआत है। पीएम मोदी की फेस वैल्यू और गृह मंत्री अमित शाह की चाणक्य नीति ने वो करके दिखाया जिसकी उम्मीद ममता बनर्जी ने अपने सपने में भी नहीं की होगी, क्योंकि ममता बनर्जी ने बंगाल में जिस तरीके से लेफ्ट को हटाकर अपनी सरकार बनाई थी, लेकिन वो इस गलत फहमी में जरूर रही कि उन्हें हटाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है। लेकिन शायद वो ये भूल गए कि सियासत में सब कुछ पॉसिबल है और ये ताकत हमारी डेमोक्रेसी, हमारा लोकतंत्र है, जो कि पब्लिक को, जनता को ये अधिकार देता है कि वो अपने मनचाही सरकार का चुनाव कर सके और जिससे नाराजगी हो उसे सत्ता से बाहर का रास्ता भी दिखा सके। लेकिन ममता बनर्जी का ये कहना कि वो इस्तीफा नहीं देंगी, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की स्पिरिट के खिलाफ है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को चैलेंज भी है। अब आप ये समझिए कि अगर ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं देती हैं जैसा वो कह रही हैं, तो फिर संविधान निहित इसकी व्यवस्था क्या है? दरअसल यहां पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल की इच्छा से होती है, अनुच्छेद 164 के हिसाब से। बहुमत होने की स्थिति में राज्यपाल सीएम से इस्तीफा मांग सकते हैं। राज्यपाल विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर बहुमत साबित करने के लिए कह सकते हैं और अगर बहुमत होने के बावजूद सीएम इस्तीफा न दे तो राज्यपाल उन्हें बर्खास्त कर सकते हैं। में बीजेपी के भारी बहुमत से जीतने के बाद भी जो मुख्यमंत्री हैं सुश्री ममता बनर्जी जी, वो जाकर के जो परंपरा रही है उस परंपरा के मुताबिक इस्तीफा नहीं दे रही हैं। तो इस्तीफा नहीं देने से ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री पद पर बनी रहेंगी। वो गवर्नर अभी जो है कॉन्स्टिट्यूशन के हेड होते हैं किसी भी स्टेट में और गवर्नर के पास पावर होता है कि अगर मेजॉरिटी जो वहां पर पार्टी है वो मेजॉरिटी में नहीं है, उसके पास विधानसभा में बहुमत नहीं है सरकार बनाने का, तो उसको पद पर रहने का अधिकार नहीं। उसके लिए गवर्नर को जो उचित निर्णय होता है वो गवर्नर ले सकते हैं और गवर्नर की कॉन्स्टिट्यूशन की शक्तियों में निहित है। तो और इस्तीफा देने के लिए ऐसा भी जरूरी नहीं है कि ममता बनर्जी को राजभवन जाने की जरूरत है। वो ईमेल से भी, स्पीड पोस्ट से भी, बाई हैंड भी किसी भी तरह से इस्तीफा जो है वहां पर पहुंचवा सकती है और ये गवर्नर के प्लेजर पर निर्भर करता है कि वो मुख्यमंत्री को कहते हैं कि जब तक नए मंत्रिपरिषद का गठन नहीं होता तब तक आप मुख्यमंत्री बने रहिए। तो ऐसी परिस्थितियां होती है। तो ऐसे में ये कहना कि मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दूंगा या मैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दूंगी, ये संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट कह रहे हैं उसे जरा ममता बनर्जी को भी सुन लेना चाहिए। दरअसल पश्चिम बंगाल में इस बार बीजेपी ने जिस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी तैयार की,
टीएमसी को क्लीन स्वीप करते हुए उसका सूपड़ा साफ कर दिया और टीएमसी के पास इसका कोई काउंटर नहीं था। ऐसे कई फैक्ट्स रहे हैं जिसने बंगाल में पूरे खेला को ही बदल कर रख दिया। ऐसे में कुछ विनिंग फैक्टर्स क्या रहे? ममता बनर्जी की पूरी राजनीति जो है वो मां, माटी, मानुष के इर्द गिर्द घूमती रही, लेकिन पिछले कुछ सालों में बंगाल के गांव में कट मनी और सिंडिकेट एक कड़वी हकीकत बन चुका था। इस पर रोक लगाने का वादा किया गया क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने यह भांप लिया था कि बंगाल की जनता टीएमसी के बड़े बड़े नेताओं के चेहरों से नहीं बल्कि उनके स्थानीय अत्याचारों से त्रस्त है। दरअसल टीएमसी के 15 साल के लंबे शासन के बाद पब्लिक के बीच एक एंटी इनकम्बेंसी वेव थी। इसके अलावा संदेश खाली जैसी घटनाओं ने जहां पर पब्लिक को परेशान किया, फिर शिक्षक भर्ती घोटाला, राशन भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों ने आम जनता, खास तौर पर जो रूरल वोटर्स रहे, गांव में रहने वाले वोटर्स हैं, उनका ध्यान अपनी तरफ खींचा। इसके अलावा आधी आबादी यानी महिला, उसकी ताकत को भी बीजेपी ने अच्छी तरीके से भापा। एक समय जहां पर लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं ने टीएमसी को पहले स्ट्रेंथ दी थी, यही वो वेलफेयर से जुड़ी हुई योजनाओं थी जिसमें टीएमसी को महिला वोटर्स का साथ मिला और टीएमसी को मजबूती मिली। लेकिन बीजेपी ने ऐसी किसी योजना का विरोध न करते हुए इसी का एक काउंटर निकाल लिया। बीजेपी ने विमेन सेफ्टी के मुद्दे पर जोर दिया और फिर वेलफेयर स्कीम्स तो थी ही, साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स को प्रमोट किया। ये बीजेपी के लिए मेन वेपन, पॉलिटिकल वेपन के तौर पर काम करता हुआ नजर आया और यही वजह है कि बीजेपी को इस बार विमेन वोटर्स का जी भरकर साथ मिला। बीजेपी के मैनिफेस्टो में 7th पे कमीशन को लागू करने का वायदा किया गया। साथ ही राज्य में खाली पड़े सरकारी पद को 45 दिन के भीतर भरने का वायदा भी बीजेपी ने किया। फिर डीए के मुद्दे पर सरकारी कर्मचारियों का लंबे समय से एजिटेशन चल रहा था। ऐसे में बीजेपी के वादे उन्हें संजीवनी जैसे महसूस हुए। इस बार माइनॉरिटी वोट बैंक में भी एक स्प्लिट नजर आया। पॉलिटिकल एनालिस्ट भी ये मानते हैं कि इस बार मुस्लिम वोटर्स का मन बदलता हुआ नजर आया। आईएसएफ और जो छोटे कई और ऐसे दल हैं, उनकी मौजूदगी ने जहां टीएमसी के ट्रेडिशनल वोट बैंक में सेंध मारी की, अब इसका सीधा फायदा बीजेपी को उन सीटों पर मिला जहां पर मुकाबला त्रिकोणीय था। जीत, एक अभूतपूर्व जीत जो है भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है। तमाम जो है कि दावे वादे जो 2021 में किए गए थे 2026 में पूरे होते हुए दिखे हैं। इन चुनावों में टीएमसी मिनिस्टर्स की बड़ी हार से यह समझा जा सकता है कि कैसे डीप एंटी इनकम्बेंसी थी। बंगाल सरकार के 35 मिनिस्टर्स में से सीएम ममता बनर्जी समेत 22 मिनिस्टर्स को अपने विधानसभा क्षेत्रों में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। अब चौंकाने वाला फैक्ट यह है कि 63% मेंबर्स अपनी खुद की सीटें नहीं बचा पाए, जिसमें खुद ममता बनर्जी भवानीपुर सीट को हार गई। यहां टीएमसी के नेतृत्व को नकारने का पब्लिक ने सीधा सीधा फैसला लिया और वोटर्स ने न सिर्फ प्रत्याशियों के खिलाफ वोट किया बल्कि टीएमसी की टॉप लीडरशिप कोर को सिरे से खारिज कर दिया। जो बात इसे और ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाती है वो है इन कैंडिडेट्स का प्रोफाइल, यानी हारने वाले मंत्रियों के पास महिला एवं बाल विकास, उद्योग, आवास, बिजली, शिक्षा, परिवहन और पिछड़े वर्ग जैसे महत्वपूर्ण प्रोफाइल्स थे और इन्हें संभालने वाले सभी मंत्रियों को वोटर्स ने नकार दिया। जाहिर तौर पर पश्चिम बंगाल की जनता की तरफ से टीएमसी के गवर्नेंस मॉडल को खारिज किया गया है। जिन मंत्रियों को बुरी तरीके से शिकस्त का सामना करना पड़ा, उसमें सबसे पहला नाम तो स्वयं सीएम ममता बनर्जी का ही आता है। भवानीपुर से वो हारी और उन्हें हराने वाले कोई और नहीं बल्कि शुभेंदु अधिकारी थे। इसके अलावा आरूप विश्वास से लेकर ब्रत्या बासु जो कि दमदम से चुनाव हारे, चंद्रमा भट्टाचार्य भी दमदम नॉर्थ से हार गई, शशि पांजा भी हार का सामना करते हुए नजर आए और इन्हीं के पास, शशि पांजा के पास इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड एंटरप्राइजेस, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड सोशल वेलफेयर जैसे महत्वपूर्ण पोर्टफोलियोज थे। वो श्यामकपुर से हारे और सुजीत बोस के पास फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का डिपार्टमेंट था, उन्हें भी पब्लिक ने रिजेक्ट कर दिया। कुल मिलाकर ऐसे 22 बड़े चेहरे रहे जो कि जनता के गुस्से का शिकार बने और सबसे बड़ी बात, हार का अंतर बहुत बड़ा रहा है।
कुल मिलाकर ममता सरकार के लगभग 63% मंत्री अपनी अपनी सीटें बचाने में नाकाम नजर आए। आप अंदाजा लगाइए कि पब्लिक इनसे कितनी नाराज थी। असल में पॉलिटिक्स का एक पुराना नियम है कि किसी कद्दावर नेता को हराने के लिए उससे भी बड़ा नाम या चेहरा चाहिए, लेकिन इस बार पीएम मोदी ने इस नियम को पूरी तरीके से उलट दिया। उन्होंने कद्दावर के सामने पीड़ित को खड़ा किया, और जब एक पीड़ित चुनावी मैदान में उतरता है तो वो केवल एक उम्मीदवार नहीं रह जाता, वो व्यवस्था के खिलाफ एक आंदोलन बन जाता है। जैसे कि औसग्राम और पानीहाटी में इसी तरीके का आंदोलन देखने को मिला है। पहली बार डर नहीं, लोकतंत्र जीता है। ममता बनर्जी का हराना बहुत जरूरी था। ममता बनर्जी का राजनीतिक संन्यास अभी हो गया है। बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। अब वही दूसरी तरफ रिजल्ट पर ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आए, लेकिन ममता बनर्जी की हार से जाने माने फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री जरूर खुश नजर आए। अपनी फिल्म द बंगाल फाइल्स के बहाने उन्होंने टीएमसी के जाने पर खुशी का इजहार करते हुए सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया। अब उस पोस्ट का एक छोटा सा हिस्सा हाईलाइटेड इस वक्त आपके सामने है। वो ये लिखते हैं कि अब फिर कभी नहीं। जो लोग नहीं जानते उनके लिए ममता दीदी ने, और फिर हैशटैग वो कश्मीर फाइल्स का जिक्र करते हैं। इसके रिलीज होने के बाद बंगाल में मुझे बैन कर दिया था, फिल्म को सिनेमा हॉल से हटा दिया गया था और उन्होंने कहा था कि मुझे बंगाल में घुसने की इजाजत नहीं होगी। पिछले साल उन्होंने पश्चिम बंगाल में द बंगाल फाइल्स पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया था। हमारे ट्रेलर लॉन्च को रोक दिया गया था, हम पर हमला किया गया, मारपीट की गई, मेरे खिलाफ दर्जनों एफआईआर दर्ज की गई। आखिर में वो ये कहते हैं कि बंगाल के महान लोगों को बधाई, अब आप बिना किसी डर के सिर उठाकर चल सकते हैं। बीजेपी की इस जीत से सिर्फ ग्रामीण इलाका ही खुश नहीं है, बल्कि विवेक अग्निहोत्री जैसे फिल्म निर्माताओं में खुशी की लहर है। और बीजेपी ने इस बार जो दांव चला है उसने टीएमसी को चारों खाने चित्त कर दिया। बीजेपी ने कोलकाता के शहरी इलाके जिसमें जोरासांको, रासबिहारी, श्यामकपुर और इसके साथ टीएमसी के दशकों पुराने वर्चस्व को पूरी तरीके से डाइल्यूट कर दिया। संदेश खाली में सनत सरदार की जीत और पानीहाटी में पीड़ित मां की जीत ये दिखाती है कि नॉर्थ 24 परगना जिला जो कभी टीएमसी का पावर सेंटर हुआ करता था, वही ममता सरकार के पतन की वजह बना। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बीजेपी का ये विनिंग शॉट केवल नंबर ऑफ सीट्स तक लिमिटेड नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स में एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट या फिर आइडियोलॉजिकल शिफ्ट है। लेकिन बीजेपी का असल चैलेंज अब शुरू होता है, क्योंकि राज्य की इकोनॉमी को ठीक करना है और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के वादे को पूरा करना है, क्योंकि ऐसा पहली बार है जब पश्चिम बंगाल में अंधेरा छटा है, सूरज उगा है और कमल खिला है, और ये सब कुछ बीजेपी की प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल होना चाहिए।